गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रत्येक एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो है एमएस ऑफिस। F7 आ जाता है, F12 आ जाता है, ये सब जितने भी कीवर्ड आ जाते हैं, ठीक है ना, अल्ट कंट्रोल, ये सब पूरा एमएस ऑफिस में ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग को पेशेंस बना के रखना है, ठीक है ना। इसमें जितना भी क्वेश्चन हो, चाहे वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन आप लोग को पेशेंस बना के रखना है, वीडियो पूरा देखना है, ठीक। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में ऑटोमेशन लाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस ही है दोस्तों, याद रखना है। एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थर्ड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस ऑफिस का निर्माण किया गया है, कब किया गया है? तो 1988 में किया गया है। उसके बाद है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस ऑफिस जो है किस प्रकार का है? फ्री सोर्स वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए, इधर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन से एप्लीकेशन एमएस ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है? वर्ड तो एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ठीक है ना, एमएस एक्सेस है, लेकिन एमएस मेकर रहता है क्या? नहीं रहता है, पेज मेकर रहता है, लेकिन एमएस एमएस क्या है? मेकर नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए ये इसका भाग नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद है, एमएस ऑफिस का भाग नहीं है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो है, ठीक है ना, आउटलुक भी है, ठीक है ना, पब्लिशर भी है, लेकिन वन पॉइंट जो है इसका भाग नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस पैकेज के वर्ड प्रोसेसर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? वर्ड प्रोसेसर के रूप में तो कौन सा होता है? एमएस वर्ड बोलते हैं, वर्ड बोल रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज के किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है? पब्लिशर, पब्लिशर ही है, नाम से स्पष्ट है, पब्लिशर, पब्लिशिंग, पब्लिशिंग करके, ठीक, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए हैं ना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके छात्रावास अधीक्षक या जो भी व्यापम के एग्जाम होते हैं, टीचर वाला भी, उसमें आएंगे। उसके बाद है, एमएस ऑफिस से बने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने तथा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में स्टोर रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? फिर से पढ़ते हैं, एमएस ऑफिस से बने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए तथा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में स्टोर रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो याद रखिएगा, एमएस वन नोट है, मतलब नोट करके रखते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एमएस वन नोट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, यूजर को रिज्यूम, नोटिस और आवेदन जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने हैं, जैसे हम लोग कुछ भी है अपना इंटरव्यू देना है या शादी के लिए कुछ रिज्यूम बनाते हैं, तो प्रयोग करेगा किसका? हम लोग प्रयोग करते हैं तो एमएस वर्ड को उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है, दिए गए विकल्पों में कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट में क्या होता है? रो और कॉलम होता है, और एमएस एक्सेल में होता है, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। उसके बाद है, एमएस ऑफिस के किस एप्लीकेशन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस आउटलुक, एमएस पब्लिशर। तो आउटलुक मतलब वही वाला है, ईमेल भेजने वाला है, जीमेल से ही संबंधित है, याद रखेंगे ये वाला, ठीक है ना, एमएस आउटलुक, ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। ये एचआर पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, एमएस ऑफिस के किस भाग का प्रयोग कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और मैसेज को मैनेज करने के लिए किया जाता है? क्या बोल रहे हैं? एमएस ऑफिस के किस भाग का प्रयोग कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और मैसेज को मैनेज के लिए किया जाता है? एमएस आउटलुक, अभी जस्ट पढ़े थे मेल वाला, तो यही है, मैसेज को, ठीक है। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोडक्ट डेटाबेस बनाने की सुविधा प्रदान करता है? डेटाबेस बनाने की कौन सी सुविधा प्रदान करता है? तो एक्सेस आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कौन सा प्रोडक्ट डेटाबेस बनाने का सुविधा प्रदान करता है? तो एक्सेस है, ठीक, डेटाबेस वाला पूछेगा तो एक्सेस है। उसके बाद है, सम्मिलित नहीं है बोल रहा है, कौन सा गलत है इसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल है, ठीक है ना। तो एक्सेल में है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही है। आउटलुक में क्या है? वर्ड प्रोसेसर लिखा हुआ है। एमएस एक्सेस में क्या लिखा है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस होता है एक्सेस में, अभी जस्ट पढ़े ऊपर वाला क्वेश्चन में। आउटलुक में वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, ठीक है ना, इसमें हम लोग मैसेज वैसेज करते हैं वर्ड से। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएटर ये नहीं है, प्रेजेंटेशन वाला कौन सा है? पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो ये गलत है, सी वाला। उसके बाद है, ध्वनि और ग्राफिक्स के प्रयोग से प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो पीपीटी है, पावर पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस संख्या के कर्मचारियों की डाटा, मतलब किसी संख्या के कर्मचारियों की डाटा एंट्री और कैलकुलेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो हम किसका करते हैं बताइए? एमएस एक्सेल करते हैं, यही स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसी में रो और कॉलम विद्यमान होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया थी इधर। इधर देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन से संबंधित वाला है, फाइल एक्सटेंशन वाला है। एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? तो डॉट डीओसी होता है, लेकिन अब क्या है, आधुनिकी मतलब नया नया जो सिस्टम आ रहा है उसमें डॉट डीओसीएक्स भी रहता है, ठीक है, तो वही है, एमएस वर्ड वाला है। उसके बाद है, एमएस एक्सेल के फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित किए जाते हैं?
तो एक्सेल वाला जो है XLS रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है XLS, डॉट XLS। और पीपीटी वाला क्या है, पावर पॉइंट वाला है, और डॉक वाला तो वही है, वर्ड वाला। उसके बाद है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों पीपीटी है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बने डाटाबेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बने डाटाबेस का क्या होता है, तो एक्सेस ACC होता है, ठीक है। डॉट ACC मतलब एक्सेस हो गया और DB से डेटाबेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का डाटा फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का बोल रहा है डाटा फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं है, बाकी सभी है लेकिन एक ठुक बस नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए PST बस नहीं है, बाकी सभी जो है NOC जो होता है वो है, लेकिन P नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। आउटलुक में P वाला नहीं है। अगर सॉल्व नहीं किए हैं, अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं MS ऑफिस से संबंधित, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगा, उसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, DTP सॉफ्टवेयर MS पब्लिशर फाइल एक्सटेंशन है, DTP सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाला, तो इसका क्या होता है, तो P.PUB होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है सुमेलित नहीं है, पावर पॉइंट PPT वाला हो गया, ये तो ठीक है। पब्लिशर का PUB पढ़े, आउटलुक का OUT नहीं होता है, ठीक है। आउटलुक वाला हम लोग क्या पढ़े, दूसरा पढ़े, और एक्सेल क्या पढ़े, X.XLX पढ़े, ठीक है, ये याद रखना है। और आउटलुक वाले में हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, ये वाला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का डाटा फाइल एक्सटेंशन इनमें से कौन सा नहीं, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो इसमें PST बस नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं, और चेक कर लेंगे आगे हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये जो है अभी कहाँ तक हुआ था, हाँ ये वाला हुआ था। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .exe होता है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित प्रश्न देखते हैं, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग टेक्स्ट बेस्ड वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग टेक्स्ट बेस्ड वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, यही MS वर्ड कहलाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में क्या असत्य है, गलत कौन सा है बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विषय में MS वर्ड हमें वर्ड टेक्स्ट को क्रिएट, एडिट और व्यू करने की सुविधा देता है। उसके बाद है MS वर्ड में टेक्स्ट, इमेज और ग्राफ पर कार्य किया जा सकता है। थर्ड है MS वर्ड ध्वनि और एनिमेशन को सपोर्ट करता है। उसके बाद है MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन .doc होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लास्ट वाला बिल्कुल सही है, फर्स्ट भी सही लग रहा है, लेकिन हमारा आंसर कौन है, सी क्यों गलत है, क्योंकि एनिमेशन बोल रहा है, वीडियो वीडियो चलाने की बात कर रहा है, वो PPT में होता है, MS वर्ड में नहीं होता है, इसलिए सी वाला है गलत होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, MS ऑफिस के विंडो की सबसे ऊपर स्थिति पट्टी जिस पर एप्लीकेशन नेम और फाइल नेम लिखा होता है वह क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है कि टास्क बार कहलाता है, तो टाइटल बार कहलाता है। जो भी हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन लिखते हैं या फिर कुछ निबंध भी लिखते हैं तो टाइटल लिखते हैं, मूवी का नाम लिखते हैं, वही तो टाइटल रहता है, टाइटल बार सबसे ऊपर लिखी हुई होती है। उसके बाद है टाइटल बार में उपस्थित नहीं रहता है, क्या उपस्थित नहीं रहता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, ये तो रहता है, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम, ये तो रहेगा ही नहीं, टाइटल है यही तो। उसके बाद है, लेकिन मेन्यू बार जो है रहता नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, टाइटल बार में उपस्थित रहता है मेन्यू बार, ठीक, वो नीचे होता है, तो ये गलत है। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओपन विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपन विंडो को मैक्सिमाइज करना है, मतलब बड़ा करना है, तो प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है, शॉर्टकट की तो याद रखें Ctrl+F10 है, 10 मतलब 10 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, याद रखेंगे, 10 चाहिए बोलते हैं ना, 1 2 नहीं चाहिए मुझे, 10 चाहिए, तो इस प्रकार से मैक्सिमाइज कर देंगे मतलब बड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में पेज नंबर, इमेज हाइपरलिंक या कोई ऑब्जेक्ट डालने के लिए मेनू बार का कौन सा विकल्प चुनेंगे आप लोग, तो कौन सा विकल्प चुनेंगे, एडिट करेंगे, कोई भी वर्ड लिखे हुए हैं उसमें हम लोग एडिट करेंगे, तब उसमें हाइपरलिंक्स डाल सकते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट को प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मेन्यू बार के किस विकल्प का चयन करेंगे, फॉन्ट को प्रॉपर्टी सेट करने के लिए फॉर्मेट को, कि व्यू को, कि रिव्यू को, कि एडिट को। एडिट को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि पेज नंबर, इमेज, हाइपरलिंक या कोई ऑब्जेक्ट डालने के लिए। लेकिन हम लोग जो फॉर्मेट को कब यूज़ करेंगे, जब फ़ॉन्ट को हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से फॉर्मेट होता है वो, तो फॉर्मेट होगा इसका आंसर। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वह सुविधा जिसमें डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को रिकॉर्ड करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वह सुविधा जिसमें डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को रिकॉर्ड करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, क्या कहलाता है, एडिट कहलाता है, याद रखेंगे। किस में कर सकते हैं, एडिट करके, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं,
वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो का विकल्प किस मेनू में होगा? वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो का विकल्प किस मेनू में होगा? तो टूल्स में होगा दोस्तों। टूल्स औजार है उसमें रहेंगे, ठीक है। इंसर्ट में नहीं रहेगा, इंसर्ट में तो नया चीज़ लाने के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड डॉक्यूमेंट के टाइपिंग के समय हुई ग्रामर व स्पेलिंग की लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए मेनू बार का कौन सा विकल्प आप चयन करेंगे? कुछ त्रुटि हो गई तो याद रखेंगे दोस्तों, मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। कौन सा करेंगे? मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि कोई त्रुटि हुई है तो ग्रामर व स्पेलिंग की लिखने वाली। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वह भाग जहां हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? तो वर्कशीट कहलाता है कि वर्क एरिया कहलाता है? क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वह भाग जहां हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो याद रखेंगे, उसको बोलते हैं वर्क एरिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, वर्क एरिया। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के इंसर्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट को बोलते हैं कर्सर बोलते हैं, ठीक है, वही कर्सर है। कर्सर पॉइंटर सब एक ही है, ठीक है ना। तो कर्सर कहलाएगा एक प्रकार से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पेज के ओरिएंटेशन को क्या बोलते हैं? तो ओरिएंटेशन को बोलते हैं दोस्तों लैंडस्केप बोलते हैं और पोर्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोलते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार के नीचे एक पट्टी जिसमें विभिन्न आदेशों का ग्राफिकल पैनल बना होता है, यही क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है रिबन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है जिसमें विभिन्न आदेशों का ग्राफिकल पैनल बना होता है, ग्राफिक वाला पैनल, उसको क्या बोलते हैं? तो वही रिबन कहलाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन किन दिशाओं में दी जा सकती है? मार्जिन जो है, तो मार्जिन याद रखेंगे दाएं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, सभी सभी दिशा में दी जा सकती है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक पेज के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट जो प्रत्येक पेज के ऊपर अंकित रहता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? हेडर कहलाता है, और नीचे रहेगा तो फुटर कहलाएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक पेज के ऊपर लिखा हुआ कंटेंट जो प्रत्येक पेज के नीचे अंकित रहता है, क्या कहलाता है? फुटर कहलाता है, अभी जस्ट किए थे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा हुआ नोट क्या कहलाता है? तो नोट की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? अंत में, तो अंत में बोल रहे हैं तो एंड नोट कहलाएगा, ठीक है, एंड नोट। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ वह नोट पेज जो पेज के अंत में तथा फुटर के ऊपर लिखा हो, तो पेज के अंत में हो लेकिन फुटर के ऊपर लिखा हो, तो ये क्या कहलाता है? तो ये फुट नोट कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फुट नोट कहलाता है ये वाला। उसके बाद है किसी पैराग्राफ और मार्जिन के बीच की दूरी, कोई भी पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना, और उसके मार्जिन के बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है? इंडेंट कहलाती है। टैब की का उपयोग करते हैं इंडेंट करने के लिए, ज़्यादा इंडेंट करने के लिए, पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वर्ड डॉक्यूमेंट की किसी लाइन में कर्सर को एक निश्चित दूरी तक मूव करने के लिए प्रयुक्त की है, तो कौन सा है? अभी जस्ट बात किया था टैब की का। उसके बाद है एमएस वर्ड पहले से बने शब्दों के सुंदर आकृति का कलात्मक समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्ड आर्ट कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एमएस वर्ड पहले से बने शब्दों के सुंदर आकृति का कलात्मक समूह क्या बोलता है, मतलब क्या कहलाता है? वो जो है वर्ड आर्ट कहलाता है, सुंदर आकृति वर्ड आर्ट कहलाता है, वही जो है। उसके बाद है पूर्व निर्धारित इमेज, साउंड और वीडियो का समूह जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं। पूर्व निर्धारित इमेज, पहले से निर्धारित इमेज होता है, साउंड है, वीडियो है का समूह जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, यही क्या कहलाता है दोस्तों? क्लिप आर्ट कहलाता है, क्लिप आर्ट है। और वर्ड आर्ट में क्या है? एमएस वर्ड में पहले से बने शब्दों के सुंदर आकृति, शब्दों का बोल रहे हैं, देखिए दोनों में अंतर है, शब्द बोल रहे हैं, इसमें वर्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? वर्ड आर्ट कहलाएगा। और इसमें क्या बोल रहे हैं? इमेज वाला बोल रहे हैं, इमेज, साउंड, वीडियो वाला बोल रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या ले रहे हैं? क्लिप ले रहे हैं, याद रखेंगे। क्लिप, एक क्लिप ले लो बोलते हैं ना, वीडियो वाला है, साउंड वाला, ठीक है ना दोस्तों, दोनों में याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमें कितने प्रकार के व्यू प्रदान करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है हमें, तो 5 प्रकार के व्यू हमें प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है, पढ़ चुके हैं कौन कौन सा व्यू होता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें कौन सा व्यू प्रदान नहीं करता है? तो आउटलाइन व्यू हमको प्रदान करता है, ड्राफ्ट व्यू भी प्रदान करता है, ठीक है, और प्रिंट लेआउट व्यू भी प्रदान करता है, लेकिन स्लाइड स्लो वाला व्यू हमें प्रदान नहीं करता है, ठीक है, ये जो है पीपीटी में होता है, हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद है एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू में शामिल है, कौन कौन से शामिल है ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो है
आउटलाइन व्यू पढ़ चुके हैं, ये शामिल है। ड्राफ्ट व्यू ये शामिल है इसमें, ठीक है, पढ़ चुके हैं। प्रिंट लेआउट व्यू इसको भी अभी जस्ट सॉल्व किया था, देख लीजिए, ऊपर ऊपर में ही सॉल्व किए थे, लेकिन स्लाइड फ्लो बस हम लोग नहीं लिए थे क्योंकि वो पीपीटी में होता है, ठीक है ना। और क्या है इसमें, हमको कितना पाँच प्रकार का होता है, देखिए आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार का देख लीजिए, यहीं से आपको कवर हो जाएगा, थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू और फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, ये होता है एमएस वर्ड में, ठीक, इतना याद रखना है। लेकिन चौथा बस इसमें नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मिनिमम जूमिंग क्षमता कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, याद रखिएगा, एमएस वर्ड की तो 10% होती है। कितनी होती है, 10%। इसमें आंसर लिया गया है, आया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए 10% है। बाकी बहुत लोग 25 से 400 बोलते हैं, लेकिन इसमें 10% लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैक्सिमम जूमिंग क्षमता कितनी होती है, तो इसकी होती है 500 होती है। कितनी होती है, 500। और मिनिमम कितनी होती है, 10% जो आंसर था, ठीक है, 10 से 500, पाँच गुना तक ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन तथा इंडेंट की दूरी को सेट करने के लिए किस विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए है रूलर क्या लिखा है, रूलर रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, रूलर, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्जिन तथा इंडेंट की दूरी को सेट करने के लिए रूलर का प्रयोग किया जाता है। यह 2 दिशाओं में मार्जिन सेट कर सकता है। कौन सी दिशा में, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे लाइन होती है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे लाइन होती है। उसके बाद देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में लाइन के अंत में आने वाले किसी शब्द को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, किसका करते हैं दोस्तों, तो क्या लिखा है, हाइफनेशन को बोलते हैं, ठीक है ना, हाइफनेशन को बोलते हैं इसको, तो उसका उपयोग किया जाता है। ये आंसर लिया हुआ है। फिर से पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में लाइन के अंत में आने वाले, लाइन के अंत में आ गया, ठीक है, अंत में आने वाले किसी शब्द को 2 भागों में डिवाइड मतलब 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प प्रयोग किया जाता है, तो हाइफनेशन है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ऐसे क्वेश्चन को याद करिएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वह सुविधा जिसमें किसी पंक्ति को लिखते समय पंक्ति के भर जाने पर नए शब्द का स्वतः ही दूसरी लाइन में आ जाना क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। यही दोस्तों याद रखें, क्या कहलाता है, वर्ड रैप कहलाता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चयन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रारंभ करने के लिए, अगर शुरू करना है तो आप कंप्यूटर में कैसे शुरू करेंगे उसको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट को दबाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस होगा, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड होगा, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद है मार्जिन देने की वह प्रक्रिया जिसमें साइड, टॉप और मार्जिन के अंदर अतिरिक्त जगह बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है, तो गटर कहलाता है, ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, मार्जिन देने की वह प्रक्रिया जिसमें साइड टॉप मतलब साइड से जो ऊपर हो, और मार्जिन के अंदर अतिरिक्त जगह बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है, गटर कहलाता है, वही गुटर चढ़ के। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अब जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न है, एमएस वर्ड के शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया वर्ड विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, नया वर्ड विंडो खोलने के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, Ctrl+N, ठीक है ना, Ctrl+N जो है वो न्यू विंडो खोलने के लिए होता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है, Ctrl+C सभी जानते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+X होता है दोस्तों। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+C है, ठीक है, इसको याद रखना है, या Shift2 भी हो जाता है इसमें, Ctrl+C याद रखिएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए, स्पेलिंग चेक करना है तो कैसे करना है, तो F7 बटन दबाना पड़ेगा लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो F7 ही है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को मोटे अक्षर में मतलब बोल्ड अक्षर में लिखने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड में बोल रहा है, तो Ctrl+B। मोटे अक्षर मतलब क्या होता है, बोल्ड अक्षर बोलते हैं, तो Ctrl+B मतलब बोल्ड। चलिए, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए इटैलिक का प्रयोग करते हैं, इटैलिक को क्या बोलते हैं, Ctrl+I बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर में किए गए लास्ट एक्शन को पुनः दोहराने के लिए प्रयोग में लाया गया शॉर्टकट की है,
लास्ट एक्शन जो भी रहेगा उसको पुनः दोहराने के लिए क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अंडू रीडू करके होता है ना, ये क्या है, रीडू हो जाएगा और अंडू मतलब गायब हो जाता है। ठीक है, पढ़े हैं। तो दोहराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ अलाइन के प्रकार में शामिल नहीं है। अब पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है ना, कौन कौन सा अलाइन होता है। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। ठीक है, लेकिन टॉप नहीं होता है एमएस वर्ड में पैराग्राफ अलाइन में। ठीक, उसके बाद है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को बाएं तरफ से प्रारंभ करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाएगा, बाएं तरफ से। तो हम लोग लेफ्ट अलाइन का प्रयोग किया करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल, एल मतलब लेफ्ट। अब दाएं तरफ से करना है तो कंट्रोल प्लस राइट हो गया, इसमें सिंपल सा है, कंट्रोल प्लस राइट। ठीक, उसके बाद है मध्य से आरंभ करना है, तो मध्य से क्या है, मध्य हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सेंट क्या होता है, ई होता है, उसके लिए हम लोग ई दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार के अलाइन हो सकते हैं, देखिए लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो सेंटर के लिए दोस्तों हम लोग ई यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को दोनों मार्जिन से बराबर में अलाइन करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ई है बीच में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चुने हुए अक्षर के नीचे एक रेखा खींचने के लिए अंडरलाइन के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस दोस्तों बी है, मतलब सॉरी कंट्रोल प्लस यू है, ऑप्शन नंबर बी है, ये बोलना चाह रहा था। ठीक, यू मतलब अंडरलाइन। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी एडिट की गई फाइल की कॉपी को नए नाम से सुरक्षित सेव एस करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो F12 है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना, याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद है कंप्यूटर को दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए अंडू कमांड के रूप में किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई जो है फिर से दोहराने के लिए किया जाता है, रीडू करने के लिए, और अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस, खोजो और क्या है उसको रिप्लेस करो करके, तो कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो F5 का उपयोग, याद रखेंगे दोस्तों। F5 मतलब याद रखेंगे 5 जन उसको खोजेंगे और रिप्लेस करेंगे, 5 लोग का काम है ये। ठीक है, F5 करके याद रखिएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च नेविगेशन बॉक्स खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, सर्च नेविगेशन बॉक्स, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस F है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, इससे संबंधित नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्लस सर्च, सर्च के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस F है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी सेलेक्टेड वर्ड को किसी अन्य वर्ड के साथ रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एच है। एच मतलब क्या है, रिप्लेस वाला दोस्तों, याद रखेंगे। मैं इसको पूरा लिस्ट बना दिया हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा मेरा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एच हो गया। ठीक है, और ये जो है सर्च नेविगेशन बॉक्स खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस एफ है। ठीक है, और फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए रिप्लेस तो F5 है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया रिप्लेस, सेलेक्टेड को रिप्लेस करने। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित पेज, सेक्शन या लाइन नंबर तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कंट्रोल प्लस जी है। क्या बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित पेज, कोई भी निश्चित पेज हो गया, कोई सेक्शन हो गया, लाइन या नंबर तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है, तो कंट्रोल प्लस जी है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है, कंट्रोल प्लस जी, गुमनाम है, इसको खोजना है जी वाला। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त कमांड है, तो कौन सा है, कंट्रोल प्लस पी मतलब प्रिंट है, कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी हो गया, एक्स मतलब कट हो गया। ठीक, इस प्रकार से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से निम्न में से क्या होगा। फिर से पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से निम्न में से क्या होगा, तो सिर्फ वह शब्द सेलेक्ट होगा। देखिए सेलेक्ट करना है तो वो डबल क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे तो भी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़ रहा हूँ मैं, इसको जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझते हो, इसलिए एक आध क्वेश्चन जो दूसरा टाइप रहता है वो डबल पढ़ लेता हूँ मैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर 3 बार क्लिक करने से कोई भी वर्ड के क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर 3 बार, 2 बार क्लिक करें तो सेलेक्ट हो गया, और अगर 3 बार करते हैं सेलेक्ट तो क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्या होगा,
पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा वो, ये है खासियत। उसके बाद देखते हैं किसी भी संख्या को घात के रूप में लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाए। घात के रूप में लिखना है मतलब हम लोग लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर लिखते हैं, मतलब एक्स क्या है ऊपर होते हैं, जैसे कि ऐसे लिखने हैं एक्स स्क्वायर हो गया, 2 की घात 3 हो गया, 2 की घात ये 0 है, ये घात है ना, ये घात है। ऐसे लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या है प्लस इक्वल, ये की हमको यूज़ करना है दोस्तों। क्या क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट करना है, फिर क्या दबाना है 11 मतलब जो इक्वल है वो दबाना है, तब हमको क्या होगा ऊपर प्राप्त होगा। CS E याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किसी भी संख्या के नीचे सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रयोग किया गया शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसके लिए कौन सा है हम लोग अभी देखे थे कि ऊपर मान लो ऐसा है एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए कौन सा दबाए थे हम लोग? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल था। लेकिन हम लोग कैसे करना है, जैसे पानी का सूत्र लिखते हैं ना H2O, अब क्या है नीचे में चाहिए, ये जो घाट टाइप ये ऊपर में था तब वो वाला किया था ये वाला, अब हम लोग को नीचे में चाहिए, तो क्या करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल बस दबा देंगे, शिफ्ट का काम नहीं है बोल रहा है, ठीक है ना, यही बोल रहे हैं इसमें कहने का मतलब है, तो याद रखिएगा नीचे करने वाला आसान है, ठीक है, ऊपर करने वाला थोड़ा सा कठिन है। आगे देखें चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले से कोई डॉक्यूमेंट सेव है तो उसको खोलने के लिए क्या किया जाएगा? ओपन दबाया जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस ओपन किया जाएगा तो ओपन होगा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल का नाम बदलने रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? रीनेम करने के लिए तो F2 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सा की है? F2 का उपयोग किया जाता है, MS वर्ड की बात कर रहे हैं। उसके बाद है टेक्स्ट की गलतियों को स्वतः ही सही कर देता है। कौन सही कर देता है? टेक्स्ट की गलती को हम लोग लिख रहे हैं कुछ गलती कर दें तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्या बोलते हैं? स्पेल मिस्टेक बोलते हैं उसको, सही कर देता है, स्वतः सही कर देता है, कौन है? तो स्पेल मिस्टेक है, ठीक है ना। ये जो है एक ऑटो करेक्टर भी होता है, ठीक है, इसमें जो आंसर लिया हुआ है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित, अभी हम लोग देखे थे पूरा जो भी था वो MS वर्ड से संबंधित था, अब MS एक्सेल से संबंधित देखते हैं। MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम लोग जो किसी के वेतन है, कोई सारणी सूची बनानी है, ठीक है ना, मार्कशीट तैयार करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाए, जिसमें डब्बे डब्बे होते हैं, सेल में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, रो और कॉलम में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, MS एक्सेल किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो स्प्रेडशीट है। MS एक्सेल का वह स्थान जहां पर डाटा एंट्री का कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है वर्कशीट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वह स्थान जहां पर डाटा एंट्री किया जाता है वर्कशीट कहलाता है। MS एक्सेल में एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट में कितने वर्कशीट होते हैं? तो याद रखिएगा 3। एक वर्कबुक में कितने वर्कशीट होते हैं? 3 होते हैं, याद रखेंगे 3 वर्कशीट होते हैं एक वर्कबुक में। एक बुक है जिसमें पेज के प्रकार से बात करें तो 3 होते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट छोटा है, वर्कबुक बड़ा है, ठीक है। उसके बाद है MS एक्सेल में रो कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु से जो आकृति बनकर तैयार होती है, क्या बोल रहा है? MS एक्सेल में रो तथा कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु से जो आकृति बनकर तैयार होती है वह क्या कहलाती है? तो वही दोस्तों सेल कहलाती है, याद रखेंगे। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। उसके बाद देखते हैं MS एक्सेल में कोई भी डाटा एंट्री के समय कहाँ पर लिखा जाता है? कोई भी डाटा एंट्री के समय हम लोग किस में लिखते हैं? तो सेल में ही लिखते हैं, ठीक है। जो रो एवं कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, एक बीच का भाग होता है। चलिए और आगे देखते हैं तो किसी भी एलेक्टेड सेल का एड्रेस लिखा होता है, किस में लिखा होता है? तो नेम बॉक्स में। क्या बोल रहे हैं? किसी भी एलेक्टेड सेल का एड्रेस किस में लिखा होता है? नेम बॉक्स में लिखा होता है, याद रखिएगा नेम बॉक्स में। एड्रेस लिख रहे हैं मतलब नेम वाले में ही। उसके बाद है किसी सेल की रो की संख्या को निरूपित किया जाता है। रो की संख्या को किससे निरूपित किया जाएगा? तो याद रखेंगे नंबर से। किससे? नंबर से। उसके बाद है किसी सेल के कॉलम की संख्या को निरूपित किया जाता है, तो कॉलम की संख्या को दोस्तों याद रखिएगा अल्फ़ाबेट से निरूपित किया जाता है। किससे? अल्फ़ाबेट से। जैसे कि ये जो है, जैसे ये रो है ना, 1 2 3 4 रो है और इधर जो लिखा रहेगा वो ABC ऐसे रहेगा। मान लो इसकी बात करेंगे तो ये कौन सा होगा?
ये कॉलम कौन सा होगा, एक कॉलम होगा, और रो कौन सा होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो की कुल संख्या कितनी होती है। रो कितनी हो सकती है, रो की कुल संख्या याद रखेंगे दोस्तों। तो देखिए 10,48,576 कितना है, 10,48,576 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कॉलम की संख्या कितनी होती है, उसका क्या है, 10,48,000 कितना था देख लीजिए, 576 था, 10,48,576। इसकी कितनी है, इसकी कम रहती है, तो 16,384 है, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद है MS एक्सेल में सेल का एक समूह जो यूज़र के द्वारा सेलेक्ट किया गया हो वह क्या कहलाता है। MS एक्सेल में एक सेल का समूह होता है जो यूज़र के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, तो वो क्या कहलाता है, सेल रेंज कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, सेल रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल रेंज कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल यूज़र को कितने व्यू ऑप्शन प्रदान करता है। हम लोग किस MS वर्ड में 5 व्यू पढ़े थे, ठीक है ना, और इसमें कितना है, इसमें भी 5 है दोस्तों, याद रखिएगा। MS एक्सेल के व्यू में शामिल नहीं है, तो व्यू में शामिल कौन सा नहीं है, इसमें लिया गया है आंसर दोस्तों स्लाइड शो, ये तो प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है। बाकी सभी सम्मिलित है। नॉर्मल व्यू भी रहता है, पेज ब्रेक व्यू भी रहता है MS एक्सेल में, पेज ब्रेक वाला ना, पेज ब्रेक, नॉर्मल, पेज लेआउट, ये सब रहता है, लेकिन ये PPT वाला है, स्लाइड शो वाला। उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 के व्यू में शामिल नहीं है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हम लोग MS वर्ड में पढ़े थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में व्यू में शामिल नहीं है, तो इसमें सी बस शामिल नहीं है दोस्तों। कौन सा शामिल नहीं है, सी मतलब सी मतलब कौन, अच्छा क्या बोल रहे हैं इसमें, पढ़ लेते हैं। ये ABCD क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 के व्यू में शामिल नहीं। आंसर कौन सा लिया है, सी लिया है, तो ये वाला रहेगा दोस्तों, ये शामिल नहीं है ना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है MS एक्सेल की मिनिमम जूमिंग क्षमता कितनी है। उसके हम लोग 10% देखे थे आंसर, और अधिकतम 500 देखे थे। इसका कितना है, इसका भी 10 लिखा हुआ है आंसर। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल की मैक्सिमम इसका 400% है, लेकिन उसका हम लोग क्या पढ़े थे, 500 पढ़े थे, ठीक, लिया हुआ है आंसर तो पढ़े थे भाई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल की किसी फाइल में लिखे डाटा को, मतलब एक्सेल की कम है जूमिंग क्षमता थोड़ी सी, ठीक है ना, वर्ड की अपेक्षा। MS एक्सेल की किसी फाइल में लिखे डाटा को अल्फ़ाबेटिक मैनर में जमाना क्या कहलाता है। MS एक्सेल की किसी फाइल में लिखे डाटा को अल्फ़ाबेटिक मैनर में जमाना क्या कहलाती है दोस्तों, शॉर्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, अल्फ़ाबेटिक मैनर में जमाना, क्या कहलाती है, शॉर्टिंग कहलाती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो अलग है उसको नोट करके रखेंगे आप लोग। उसके बाद है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम विभाजित रहता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम किस में विभाजित रहता है दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो रो और कॉलम में, ठीक। उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला लिखने के पहले क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा फार्मूला लिखने के पहले बराबर का चिन्ह उपयोग किया जाता है। उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत किससे होती है, तो MS एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत होती है दोस्तों बराबर के निशान से, अभी जस्ट पढ़े हैं, इक्वल का जो साइन था। उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला कहाँ लिख सकते हैं, फार्मूला कहाँ लिख सकते हैं, तो सेलेक्ट सेल में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वहाँ भी लिख सकते हैं फार्मूला, और फार्मूला बार में भी हम लोग लिख सकते हैं, याद रखेंगे, ए व बी दोनों में, ठीक है। फार्मूला बार में भी फार्मूला कहाँ लिखते हैं, तो फार्मूला बार में लिखेंगे और सेलेक्ट सेल में भी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है फार्मूला लिखते समय MS एक्सेल द्वारा एड्रेस को अलग करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला लिखते समय MS एक्सेल द्वारा एड्रेस को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ये वाला, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा। विवरण चिन्ह एक प्रकार से है, ठीक, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला लिखने का सही प्रारूप क्या है, फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मालूम है बराबर के चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। फिर ये सम लिखा है ना, यहाँ पे सम लिखा है, फिर ये क्या किए हैं, A1 लिखे हैं, ठीक है, A1 और A9 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों। ये A1 A9 है, ठीक है। चलिए आगे देखें।
उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला के प्रारंभ बराबर के निशान के बाद क्या लिखा जाता है? तो फार्मूला का नेम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बराबर के बाद? तो फार्मूला का नेम लिखा जाएगा। सम करना है कि क्या करना है, ठीक है ना, ये वाला लिखा जाएगा। उसके बाद है MS एक्सेल में फार्मूला का सही प्रारूप कौन सा है? तो सही प्रारूप है, देखिए इसमें देख लेते हैं, ये बराबर का चिन्ह रहेगा, फार्मूला नेम रहेगा और उसके बाद सेल का एड्रेस रहेगा, कौन सा नंबर कॉलम है, कौन सा नंबर रो है, वो रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल में फंक्शन में शामिल है, MS एक्सेल में फंक्शन में शामिल कौन कौन सा है? तो उत्तर ए लिया हुआ है, पहले देख लेते हैं उत्तर ए मतलब 1 2 3 क्या क्या है। तो स्टैटिक्स ये वाला है, सांख्यिकी वाला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, डाटाबेस फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद है कंपेटिबिलिटी फंक्शन, वेव फंक्शन और क्यूब फंक्शन। तो MS एक्सेल में फंक्शन में शामिल कौन कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें शामिल है 1 2 3 बस बोल रहे हैं ना आंसर, तो याद रखिएगा 1 2 3 मतलब स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, और स्टैटिक वाला जो फंक्शन हो गया सांख्यिकी वाला, और डेटाबेस वाला हो गया, और कौन सा हो गया मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये याद रखना है, ठीक है। वेव फंक्शन शामिल नहीं है, ना क्यूब वाला नहीं है, ना क्या लिखा है, हाँ कॉम्पेटिबिलिटी ये फंक्शन शामिल नहीं है। तो याद रखना है मैथ्स से ट्रिग्नोमेट्री शामिल है, डाटाबेस शामिल है और स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये वाला फंक्शन शामिल है। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया गया फंक्शन, जोड़ने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग, बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा जोड़ने के लिए वो जो है और टू बोल रहा है, इसका मतलब है सम, ठीक है ना, सम उपयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद है निम्न में से कौन से फंक्शन मैथ फंक्शन की श्रेणी में नहीं है? मैथ फंक्शन बोल रहा है, ठीक है। मैथ फंक्शन की श्रेणी में एक है मीन है, ठीक है, काउंट है, मैक्स है और ट्रू है। तो मैक्स इसमें शामिल नहीं है, याद रखेंगे मैथ्स फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन मैथ्स फंक्शन में श्रेणी में नहीं आते हैं, मीन से आते हैं, ठीक है ना, छोटा वाला हो गया, ठीक है, और मिनिमम वाला हो गया, और इधर ट्रू भी शामिल है इसमें, और काउंट भी शामिल है, लेकिन मैक्स जो है शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन में नहीं है? कौन सा किसका उपयोग नहीं है लॉजिकल फंक्शन में, जो है इसका उल्लेख नहीं है? तो इफ़ का उल्लेख नहीं है दोस्तों, फॉल्स का है, ट्रू का है, मैक्स का है, ठीक है। सर इसमें मैक्स का उल्लेख नहीं, अभी जस्ट पढ़े हैं, इफ़ का तो है, ठीक है ना। किसका उल्लेख नहीं है? मैक्स का उल्लेख नहीं है, अभी जस्ट पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। MS एक्सेल के फंक्शन में से शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है इसमें MS एक्सेल के फंक्शन में? तो इसमें क्या लिया है आंसर, फिजिकल शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है बोल रहे हैं। लॉजिकल वाला शामिल है, डेट टाइम फंक्शन शामिल है और टेक्स्ट फंक्शन शामिल है, लेकिन फिजिकल फंक्शन इसमें शामिल नहीं है, ऐसा बोल रहा है इसमें, ठीक है। ये सभी एग्जाम में आया हुआ है ना क्वेश्चन। निम्न फंक्शन में कौन से फंक्शन मैथ फंक्शन की श्रेणी में नहीं आते हैं? आंसर को देख लेते हैं पहले। आंसर सी लिया गया है, मतलब 4 और 5 नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। ये 4 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, ठीक है। निम्न फंक्शन में कौन से मैथ्स फंक्शन की श्रेणी में नहीं आते हैं मैथ्स फंक्शन वाले में? तो एलसीएम शामिल है, ठीक है, लॉग शामिल है, ठीक है, मोड शामिल है, ऑट शामिल है, विषम संख्या वाला, ठीक है, और कौन सा है इसमें पावर भी शामिल होगा और प्रोडक्ट भी शामिल है। इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, लेकिन अभी याद रखिएगा इसमें क्या क्या लिया गया है, डेट और टाइम को नहीं लिया गया है, ठीक है ना, मैथ्स फंक्शन की श्रेणी में नहीं है करके लिया गया है। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें क्या है, .xlx है, ठीक है ना, XLS है, उसके बाद है .xlsx है, ठीक है ना, दोनों इसमें शामिल है। उसके बाद है MS एक्सेल के सेल में लिखे हुए डेट एवं टाइम को सॉफ्टवेयर डाटा के किस रूप में ग्रहण करता है? किस रूप में ग्रहण करता है? तो याद रखेंगे नंबर के रूप में। फिर से पढ़ते हैं। MS एक्सेल के सेल में लिखे हुए डेट एवं टाइम को सॉफ्टवेयर डाटा के किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो अल्फ़ाबेट नहीं करता, नंबर के रूप में रहता है ना। हम लोग टाइम जो डिनोट करते हैं किसके रूप में रहता है दोस्तों? नंबर ही रहता है, जैसे 22:10 जो भी हो गया, ठीक है ना, 4:15 हो गया, सब नंबर ही रहता है। उसके बाद देखते हैं एक्सेल के किसी भी सेल में निर्धारित सीमा में किसी टेक्स्ट को फिट करना क्या कहलाता है? निर्धारित सीमा में, तो वही कहलाता है दोस्तों वर्ड रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड रैप कहलाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है इटालिक, बोल्ड और अंडरलाइन फॉन्ट डिज़ाइन की श्रेणी की किस श्रेणी में आते हैं? की जो है डिज़ाइन की है
किस श्रेणी में आते हैं ये पूछा गया है। तो किस श्रेणी में आएंगे, तो फॉन्ट स्टाइल में आएंगे दोस्तों, याद रखिए। बोल्ड करना है, अंडरलाइन, फॉन्ट डिज़ाइन, ये जो है तो फॉन्ट स्टाइल में आएंगे। स्टाइल याद रखिए, सभी में फॉन्ट तो है, देखिए देखिए कितना कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना। फॉन्ट है सभी में, इसमें डिज़ाइन भी है, डिज़ाइन भी लगता है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हैं, इफेक्ट भी लगा सकते हैं, फॉर्मेट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है आंसर, तो यही लेना है, स्टाइल। तो बहुत सावधानी से पढ़ना है। उसके बाद है देखिए सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है इसका है मैक्स मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, मैक्सिमम संख्या है। मिनिमम मतलब छोटी संख्या है। मोड मतलब क्या है, शेषफल ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। और एवरेज मतलब क्या, भागफल के लिए है कि नहीं है, औसत ज्ञात करने के लिए होता है। तो कौन सा गलत है, यही जो गलत है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। मोड जो शेषफल वाला होता है, देखिए आंसर लिया हुआ है तो इसको हमको मालूम चल जाता है। उसके बाद है फॉर्मूला लिखते समय MS एक्सेल द्वारा एड्रेस को अलग करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला चिन्ह का, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल के शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न। अभी तक हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल के शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न है। एक सेल से दूसरे सेल में लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। एक्सेल क्या होता है, एक बार आपको चित्र बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये डिब्बा बना होता है एक्सेल में, आप लोग देखेंगे तो ऐसा बना होता है, ठीक है ना। ये कॉलम की संख्या होती है जितने भी इधर है, और इधर क्या है, ये रो की संख्या होती है जितने भी है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो मान लो ये एक सेल है, इसमें जाना है तो कौन सा जो की है वो उपयोग करेंगे शॉर्टकट की, तो उसके लिए है दोस्तों याद रखिएगा टैब की का उपयोग करेंगे। कौन सा की है, तो टैब की का उपयोग करेंगे, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है सेलेक्टेड किए हुए सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए, क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट किए हुए सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, तो F2 का उपयोग करेंगे दोस्तों, किसका, F2 का उपयोग करेंगे। उसके बाद है एक्सेल वर्कशीट पर किसी विशेष सेल में जाने के लिए गो टू डायलॉग बॉक्स किस फंक्शन की का उपयोग करके ओपन किया जाता है। गो टू डायलॉग बॉक्स बोल रहे हैं दोस्तों, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा F5, गो टू डायलॉग बॉक्स, किसी विशेष सेल में जाने के लिए। उसके बाद है एक्सेल के किसी विशेष सेलेक्टेड सेल में लिखे हुए कंटेंट को एडिट करने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, कौन से शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है, तो F7। क्या बोल रहे हैं, एक्सेल की किसी विशेष सेलेक्टेड सेल में लिखे हुए कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, F7। और हम लोग MS वर्ड में F7 का उपयोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल के किसी सेलेक्टेड सेल में वर्तमान समय लिखने के लिए, वर्तमान समय लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये सेमीकोलन का सी, ठीक, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। उसके बाद है एक्सेल की किसी सेलेक्टेड सेल में वर्तमान दिनांक लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखिएगा कंट्रोल ये वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। उसमें क्या था, इसमें एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक्सेल के किसी सेलेक्टेड सेल में वर्तमान दिनांक लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, शॉर्टकट की वर्तमान लिखने के लिए। और इसमें क्या है, एक्सेल के किसी सेलेक्टेड सेल में वर्तमान समय लिखने के लिए, ठीक है, ये समय वाला है, तो समय वाला में क्या है, शिफ्ट शामिल है इसमें, और इसमें क्या है, समय शामिल है दिनांक लिखने के लिए, दिनांक वाला कम है इसमें, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन ही है। उसके बाद देखते हैं एक्सेल के वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट होते हैं, इसके अलावा और एक नई शीट इंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा, और नया शीट लाना है। एक वर्कबुक में कितना शीट होता है, 3 शीट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखते हैं तो क्या दबाया जाएगा, हम लोग Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 हम लोग क्लिक करेंगे शॉर्टकट की का, तब क्या है, एक नई शीट एंटर हो जाएगी। उसके बाद है एक्सेल फॉर्मूला विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से कोई भी फंक्शन इंसर्ट किया जा सकता है, तो कौन सा होगा, शिफ्ट प्लस F3। एग्जाम में आया हुआ है ना, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है हालांकि, लेकिन याद रखने, रट लेना है आपको, यही सब चीज़ रिपीट करेगा एग्जाम में वो। उसके बाद है सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस F5, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 या कंट्रोल प्लस क्या है, F है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों क्या है उपयोग किया जाएगा, कंट्रोल प्लस F और F5। उसके बाद है पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेलेक्टेड शीट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की, मैक्सिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा है,
तो कंट्रोल प्लस F10, उसमें भी हम लोग पढ़े थे मैक्सिमाइज करने के लिए MS वर्ड में। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कबुक के बीच आपस में मूव करने के लिए या खुली हुई वर्कबुक या विंडो के मध्य एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे आप? तो कंट्रोल प्लस F6 से बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो वो जो है कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। फिर से पढ़ते हैं, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए तो कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन दोनों का उपयोग करेंगे। उसके बाद है दो एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल प्लस टैब है। दो एक्सेल फाइल बोल रहे हैं और इसमें क्या बोल रहे हैं? एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में वर्कशीट के बीच एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट बोल रहे हैं, ये वर्कशीट का ट्रांसफ़र है। तो इसमें क्या करना है? पेज अप पेज डाउन करेंगे कंट्रोल करके, और इसमें दो एक्सेल फाइल के बीच मूव करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब करेंगे, ठीक है। ये है एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, संपूर्ण जो कॉलम है एक्सेल वर्कशीट में सभी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस है दोस्तों, याद रखिएगा स्पेस। सभी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस होगा। उसके बाद है वर्कशीट में सेलेक्टेड सेल के कंटेंट को निचले सेल में प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? मतलब रिपीट करना है उसको ऊपर जो लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस डी होगा, ठीक है, डी होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी रो को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की है, हाइड करना है उसको, तो हाइड करने के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस 9 करेंगे दोस्तों, ठीक है, हाइड करने के लिए। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी भी सेलेक्टेड रो के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए, किसी भी क्या बोल रहे हैं? MS एक्सेल में किसी भी सेलेक्टेड रो के, कोई भी सेलेक्टेड रो है उसके प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो होम दबाएंगे बोल रहे हैं, होम। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किसी भी सेलेक्टेड शीट के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस होम है। वही क्वेश्चन है क्या इसमें भी? देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेलेक्टेड रो के प्रारंभिक, रो वाला था है ना, रो के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो होम था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? किसी भी सेलेक्टेड शीट के, ये शीट है और वो क्या है? रो था। शीट के प्रारंभिक सेल में पहुंचने के लिए शीट बोल रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है कंट्रोल प्लस, मतलब ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ, ठीक है, कंट्रोल के साथ ले जाना पड़ेगा। उसके बाद है पेशेंस बना के देखते रहिए दोस्तों, फिर हमारा MS एक्सेल से ख़त्म, MS जो ऑफिस है ख़त्म हो जाएगा फिर। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेलेक्टेड शीट के अंतिम वर्किंग सेल में पहुंचने के लिए कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा? कोई भी सेलेक्टेड शीट के, हम लोग जब ऊपर आ रहे थे होम पे तो कंट्रोल प्लस क्या दबाते थे? सॉरी, होम दबाते थे। उसके बाद अब लास्ट में जाना है तो क्या करना है? कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सेल थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, एक्सेल हम लोग सॉल्व कर लिए हैं लगभग, कुछ कुछ कठिन है उसको लिख लेना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से समझ, अब पावर पॉइंट से देखते हैं हम लोग। पावर पॉइंट थोड़ा सरल है। MS ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पावर पॉइंट का, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इनमें से किन मीडिया उपकरण का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने में करता है? ऑडियो, इमेज, वीडियो, तो ऑल ऑफ द एबव, सभी का उपयोग करता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रत्येक पेज को क्या कहा जाता है जिसमें प्रेजेंटेशन डिजाइन किया जाता है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्लाइड कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं ना, ठीक, वही वाला है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ एक क्रम में दिखाना कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ एक क्रम में दिखाना, क्रम से दिखाना बोल रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्लाइड शो बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल में गैलरी होता है, स्लाइड शो करेंगे तो लाइन से क्या है? फोटोज जाते रहता है लाइन से, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइड शो बोलते हैं। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग आने वाला की कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? F5 है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा है? स्लाइड शो के लिए प्रदर्शित करने के लिए F5 है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट PPT है, पढ़ चुके हैं। डॉट PPT है, PPT X भी आजकल लग रहा है, तो X रहेगा ही लास्ट में, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सी ऑडियो फाइल MS पावर पॉइंट द्वारा सपोर्ट किया जाता है? MP3 किया जाता है कि वेब किया जाता है? क्या किया जाता है? दोनों किया जाता है। MP3 भी किया जाता है, ऑडियो फाइल की बात कर रहे हैं, और जो है वेव भी किया जाता है, WAV, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट। नई स्लाइड इंसर्ट करना है तो क्या किया जाएगा? तो कंट्रोल प्लस एंड, सॉरी,
कंट्रोल प्लस एम किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्या करना है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करना है। तो क्या होगा? नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, मतलब लाना है, नई स्लाइड लाना है, तो कंट्रोल प्लस एम होगा दोस्तों। बहुत ही स्पेशल याद रखेंगे, एन नहीं दबाएंगे, न्यू वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं माइक यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगली स्लाइड में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एम मतलब नई नई स्लाइड है, एंड हम लोग लाना है, इंसर्ट करने के लिए किए थे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर, माइक्रोसॉफ्ट पावर की स्लाइड में उपस्थित एलिमेंट को एक ग्रुप में करने के लिए क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड में उपस्थित एलिमेंट्स को एक ग्रुप में करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस ग्रुप है, ग्रुप को बोल रहे हैं, मतलब जी है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस क्यू है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर व्यू में शामिल नहीं है, मास्टर व्यू बोल रहे हैं। तो MS पावर पॉइंट में मास्टर व्यू में शामिल कौन सा नहीं है? तो व्यू मास्टर शामिल नहीं है मास्टर व्यू में। स्लाइड मास्टर तो शामिल है, नोट मास्टर भी शामिल है, हैंडआउट मास्टर शामिल है, लेकिन व्यू मास्टर शामिल नहीं है दोस्तों। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की किसी विशेष चाहिए स्लाइड से प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए लाई जाने वाली शॉर्टकट की कौन सा है? तो कंट्रोल प्लस 5 है। 5 हम लोग कंट्रोल प्लस मतलब वो जो F5 का उपयोग स्लाइड शो के लिए भी करते हैं और इसके लिए भी करेंगे, मनचाही स्लाइड से प्रेजेंटेशन को आरंभ करने के लिए। शिफ्ट प्लस क्या रहेगा? शिफ्ट प्लस F5 रहेगा, याद रखिए, कंट्रोल नहीं रहेगा, शिफ्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये बड़ा वाला निशान है, इधर ही साइड रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगर छोटा करना है तो छोटा मतलब इस प्रकार रहेगा, ठीक है, बी वाला। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के सेट में थीम इंसर्ट करने के लिए मेन्यू बार को किस टैब में जाएंगे आप लोग? तो डिज़ाइन में जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। थीम इंसर्ट करना है तो डिज़ाइन है ये, डिज़ाइन में जाएंगे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की किसी स्लाइड में सुंदर ट्रांजैक्शन डालने तथा समय सीमा निर्धारित करने के लिए किस मेनू में जाएंगे आप लोग? समय सीमा निर्धारित करना है तो देखिए मेनू में जाएंगे, फिर एनिमेशन में जाएंगे, फिर कस्टम जाएंगे। कस्टम मतलब अपने अनुसार कर सकते हैं। मेनू, फिर एनिमेशन, फिर कस्टम, फिर एनिमेशन खुलेगा, ठीक है। कस्टम है फिर क्या है, मतलब उसके बाद कस्टम एनिमेशन है, एनिमेशन के बाद, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग माइक्रो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मिनिमम जूमिंग क्षमता कितनी है कम से कम? इसका भी 10% है दोस्तों, याद रखेंगे। 10% तीनों में पढ़ चुके हैं। अधिकतम लेकिन MS वर्ड में 500% पढ़े थे, MS एक्सेल में 400% पढ़े थे। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से हम निम्न निम्न में से कौन सा क्या इंसर्ट नहीं कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के माध्यम से? तो याद रखिएगा दोस्तों, कंपाइलर, कंपाइलर तो अलग है, इसको हम लोग इंसर्ट कर सकते नहीं कर सकते। चार्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर को कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मैक्सिमम कितनी होती है? इसकी भी 400 होती है, ठीक है ना। पावर PPT के भी 400 है, एक्सेल के भी 400 है, लेकिन MS वर्ड में हम लोग 500 पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ओपन विंडो को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू है और कंट्रोल प्लस W भी है, ठीक है, दोनों याद रखना है। उसके बाद है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने की क्रिया जिसमें सुंदर आकर्षक तरीके से बदलाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइड चेंजिंग तो नहीं बोलते हैं, स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। आकर्षक तरीके से जाता है ना, उसको साइड क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है आंसर। एनिमेशन ही बोल सकते थे। चलिए देखते हैं, उसमें देख लेंगे हम लोग, थ्योरी पढ़ेंगे तो। उसके बाद है फाइंड और रिप्लेस बॉक्स खोलने के लिए मेनू बार में कौन सा टैब उपयोग करेंगे? तो याद रख, होम को उपयोग करना है, होम, ठीक है। उसके बाद है किसी भी चलते स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए, चलते स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे? तो प्रारंभ करने की, बंद करने बोले, ESC बोल रहे हैं इसमें। चलो ठीक, आगे देखते हैं। एक स्लाइड शो में क्या इंसर्ट नहीं किया जा सकता है? तो फुल लेंथ वीडियो बोल रहा है। एक स्लाइड शो में क्या इंसर्ट नहीं किया जा सकता है? ग्राफ किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो भी किया जा सकता है, वर्ड आर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन फुल लेंथ वीडियो नहीं किया जा सकता, ये बोल रहे हैं स्लाइड शो में। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए प्रयोग में आने वाला शॉर्टकट की कौन सा है? तो ये है फ़ॉन्ट बॉक्स में, कंट्रोल प्लस T है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक क्या है? DBMS है, ठीक है ना। DBMS लिखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS बोला गया है दोस्तों, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है।
आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा एक्सेल का भाग नहीं है। एक्सेल का भाग कौन सा नहीं है, तो मॉड्यूल मतलब MOD था, शेषफल वाला जो पढ़ चुके हैं। टेबल वाला तो मॉक्स मतलब उसी का था, एक्सेल का। मैक्रो वाला भी है, ठीक ना। लेकिन वर्क बुक जो है ये वर्ड का है, याद रखिएगा। वर्क बुक मतलब एक्सेल का है। उसके बाद है, चलिए चलो ठीक। उसके बाद है, डाटा फील्ड के अंदर लिखे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को क्या कहते हैं, तो स्ट्रिंग डाटा कहते हैं। डाटा फील्ड के अंदर लिखे हुए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डाटा कहते हैं। उसके बाद है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आने के लिए, MS एक्सेल से बाहर आने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, तो याद रखिएगा Alt+F4। उसके बाद है, विविध प्रश्न देख लेते हैं। वह कौन सा विकल्प है जिसे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वर्कशीट है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, वह कौन सा विकल्प है जिसे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर द्वारा प्राप्त नहीं किया, वर्कशीट। वर्कशीट किस में पढ़े हम लोग, तो वर्कशीट तो इसी में पढ़ते हैं, एक्सेल में। उसके बाद है, सेल वाले में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में वह भाग जो डॉक्यूमेंट है जो पहले से बना होता है, यूज़र अपनी इच्छा के अनुसार एडिट कर सकता है, क्या कहलाता है, टेम्पलेट्स कहलाता है वही। उसके बाद देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या असत्य, असत्य क्या है ये छांटना है हमको, गलत क्या है। तो कॉपी किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड, ये तो सही हो रहा है। आखिरी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए अंडू कमांड का प्रयोग करते हैं, आखिरी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है, आखिरी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए रीडू कमांड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है, कंप्यूटर में डिलीट किया गया डाटा रिसाइकल बिन में स्टोर होता है, ये तो सही है। लेकिन असत्य क्या है, आखिरी एक्शन को, जो आखिरी लिखा गया है उसको परफॉर्म करने के लिए, देखिए हम लोग यही पढ़े हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि आखिरी एक्शन जो भी लिखा रहता है हम लोग उसको क्लिक करेंगे, रीडो को क्लिक करेंगे तो फिर क्या है, फिर रिपीट होगा वो, ठीक है ना। अगर जो भी लास्ट हम लोग जो लिखे हैं उसको हम लोग अंडू करेंगे तो वो क्या है, हट जाएगा, ये है, ठीक है ना। इसका देखते हैं आंसर क्या है आगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में लिखे कंटेंट को बढ़ते या घटते क्रम में जमाने की क्रिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट में लिखे कंटेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट पे लिखा गया है MS ऑफिस में, तो बढ़ते या घटते क्रम में जमाने की क्रिया क्या कहलाती है, शॉर्टिंग कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, शॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो ये जो है हमारा MS ऑफिस से कंप्लीट हो गया है दोस्तों। लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें जो है कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आपको भी डाउट होगा, कुछ ना कुछ आंसर इसमें गलत लिया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होगा, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग जो है, आपको जो भी कुछ गलतियाँ लगती है इसमें, तो आप लोग क्या है इसमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, जिससे क्या है सभी को जानकारी प्राप्त हो कि इसका सही आंसर क्या होगा, जिसमें हम लोग सर्च भी कर पाएँ, ठीक है। ये नहीं बोलते कि इसका 100% पूरा सही हो करके, क्योंकि फिर बुक बनाते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तो इसमें लगभग याद रखेंगे 99% तो सही है, थोड़ा बहुत गलती होने की संभावना है, लेकिन लगभग सही है इसमें, ठीक है। थैंक यू।